स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग पर्यावरण को पढ़ने जा रहे हैं और पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो प्री में। तो चलिए, पहली बात है कि पर्यावरण पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण हमारा एक अविभाज्य समष्टि है। क्या है? अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों से होता है। तो पर्यावरण की रचना हमारी किससे होती है? भौतिक, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों से रचना होती है। ठीक है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी रचना तीन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों से होती है। और ये जो तत्व होते हैं ये एक दूसरे से क्रियाशील करते, मतलब क्रिया करते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है कि पर्यावरण का तात्पर्य हमारे आसपास की प्राकृतिक दशाओं अर्थात वातावरण से है। मान लीजिए हम हैं यहाँ पे और हमारे आसपास जो भी चीज है और इंटरेक्शन करती है हमसे, वो हम उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की प्राकृतिक दशाएं जो होती हैं वही हम उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसी दशाओं में हम लोग क्या करते हैं रहते हैं। अब आते हैं पर्यावरण के प्रकार। तो प्रकार में अगर देखें तो दो प्रकार होता है। एक होता है जैविक प्रकार, एक होता है भौतिक प्रकार। जैविक प्रकार में जितनी वनस्पतियां होती हैं, वनस्पति पर्यावरण वो आ जाता है, और जंतु जो होते हैं, जंतु से रिलेटेड पर्यावरण वो आ जाता है। भौतिक पर्यावरण में हमारा भौतिक दशाएं आते हैं। भौतिक दशाओं के आधार पर कौन कौन पर्यावरण है? तो स्थलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। कहने का मतलब लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये हमारे भौतिक दशाएं हैं। भौतिक दशाओं के आधार पे ये हमारा पर्यावरण होता है। लेकिन जलवायु दशाओं के आधार पे कौन कौन से पर्यावरण हम मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मिलते हैं और ध्रुवीय मिलते हैं। तो ये भौतिक पर्यावरण है। जैविक पर्यावरण में हमने बताया वनस्पति और जंतु से रिलेटेड पर्यावरण होता है, उनको जैविक पर्यावरण कहते हैं। अगर हम कहें कि पर्यावरण का पूरा कंपोजिशन अगर देखें तो देखो क्या है। अगर हम ट्रायंगल बनाएं, एक पे रख ले रहे हैं वायुमंडल, वायुमंडल, एक में रख ले रहे हैं स्थल मंडल, क्या रख रहे हैं? स्थल मंडल। और एक ट्रायंगल के पार्ट के रूप में रख रहे हैं जलवायु, जलमंडल। ठीक है। और इनसे इंटरेक्ट करने वाली इस ये सबसे इंटरेक्ट करने वाली एक है जैविक मंडल या जैविक समुदाय। इनसे इंटरेक्ट करने वाले क्या है? जैविक समुदाय। अब इन्हीं से हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। देखो जलवायु भी क्या, ये तीन से ही जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बनता है। जैविक समुदाय बीच में ये इंटरेक्शन करता है, ये जैविक समुदाय है। इंटरेक्शन करने के बाद ये क्या करता है? पर्यावरण बनाता है। तो ये मेंस में जब लिखेंगे तब काम में आएगा कि कैसे ये इंटरेक्शन होता है। सबको पार्ट खोलेंगे तो अपने आप आंसर निकलने लगता है। तो फिलहाल हमें पर्यावरण समझना है। तो पर्यावरण तीन मुख्य मंडल हैं, जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, और इनका इंटरेक्शन जैविक समुदाय के द्वारा जो होता है वही पर्यावरण होता है। तो देखो जैविक समुदाय में कौन कौन आ जाएगा? वनस्पति आ जाएगा, जंतु आ जाएगा, और वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में भौतिक पर्यावरण सब आ जाते हैं। ठीक। तो ये हमारा कंसेप्ट रहा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पर्यावरण के संगठक या कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन होता है? तो भौतिक, एक होता है भौतिक संगठक, एक होता है जैविक संगठक और एक होता है ऊर्जा संगठन। तो तीन होता है। एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, एक एनर्जी कंपोनेंट होता है। जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट या अजैविक संगठक बोलते हैं। ए बायोटिक में कौन कौन आता है? स्थल आ गया, जल आ गया, वायु आ गया। तो जो पीछे ट्रायंगल बनाए थे तो वो तीनों आ गए ए बायोटिक में। और जैविक संगठक में कौन आएगा? पौधे, जंतु, मानव और सूक्ष्म जीव आएगा। तो जो भी हम जैविक समुदाय बताए वो क्या आ जाएगा? जैविक संगठन में आ जाएगा। ऊर्जा संगठन इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये ऊर्जा संगठन में आते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है और यही दोनों के लिए संचालक के रूप में देखें तो दोनों ही इसी एनर्जी से क्या होते हैं? संचालित होते हैं। तो ऊर्जा संगठक कंपोनेंट में सौर ऊर्जा भी आता है और भूतापीय ऊर्जा आता है। तो भूतापीय इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग सौर ऊर्जा तो मार देते हैं लेकिन भूतापीय ऊर्जा को नहीं मारते। तो भूतापीय ऊर्जा भी कंपोनेंट होता है।
अब नेक्स्ट में आता है ऑर्गेनिज्म या जीव। जीव क्या होते हैं? जीव या ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं, ये दोनों प्रकार के होते हैं। जीव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्वपोषित भी हो सकते हैं और परपोषित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्वपोषित जीव में कौन आते हैं? तो जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है? ऑटोट्रॉफ है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि देखो जो ये ई क्लोरो रोटिका होता है, ई क्लोरोरेटिका जिसको समुद्री घोंघा बोलते हैं, यह शैवाल से क्लोरोफिल लेता है। जो एल्गी होता है उनसे क्लोरोफिल लेकर और अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये समुद्री घोंघा ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं परपोषित जीव जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये क्या करते हैं? आहार जो अपना भोजन लेते हैं वो खुद नहीं बना के दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं तीनों? तो एक होता है सेप्रोफाइट, एक होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब या मृत मृत जीवी, ये क्या होते हैं? मृत पौधे या जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मर गए हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइट या मृत जीवी। परजीवी क्या होते हैं? या पैरासाइट, ये अपने आहार हेतु अन्य जीवों पे निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और वो जीवित जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं परजीवी। होलोजोइक का मतलब क्या है? जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करता है, जो अपने माउथ से ग्रहण करता है, उनको होलोजोइक बोलते हैं। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं प्राणी समभोजी। ठीक है, तो इसमें इस होलोजोइक में कौन कौन एग्जांपल हो गया? अगर एग्जांपल देखें तो ये गाय है, भैंस है, ऊंट है, हाथी है, जितने बड़े जंतु होते हैं इस श्रेणी में आते हैं होलोजोइक में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं। ये डिकम्पोजर इनको कहते हैं, वियोजक कहते हैं। डिकम्पोजर में कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं? तो मुख्यतः बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ठीक है ना, फंजाई मतलब कवक, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो ये आते हैं मुख्यतः। ये क्या करते हैं कि मृत जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं उनके सड़ा सड़ा जो गला होता है उनको डिकम्पोज करके, वियोजन करके और कॉम्प्लेक्स से सिंपल अणु में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलते हैं। जैसे प्रोटीन होता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होता है उसको सिंपल में चेंज कर देते हैं। तो जो डिकम्पोजर होते हैं कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीजें में चेंज करते हैं, उनको वियोजक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो वियोजक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये मिट्टी के उर्वरा को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, मिट्टी को उर्वरा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे वनस्पतियों को गला के ये क्या है? ह्यूमस ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पर्यावरण संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो पूछ लिया जाता है कि संभववादी या नियतिवादी अवधारणा क्या है। तो देखो, संभववादी और नियतिवादी को बड़ी आसान लैंग्वेज में समझे कि संभववादी बोलता है कि कोई भी इस दुनिया में काम हो सकता है, संभव है। वो कोई भी चीज है, कोई भी घटक है, उसमें ह्यूमन क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। मानव क्या कर सकता है? सर्वोपरि है और कुछ भी कर सकता है, परिवर्तन। ये संभववादी है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो विडाल डी ला ब्रूस थे, विडाल डी ला ब्रूस थे। तो संभववादी का मतलब समझ रहे हो? संभववादी का मतलब है कि पर्यावरण में या कहीं भी मानव सक्षम है, मानव कोई भी परिवर्तन कुछ भी कर सकता है। वहीं नियतवादी क्या बोलता है? नियतवादी बोलता है कि मानव मानव जो भी है, मानव वो प्रकृति पे पूर्णतः निर्भर करता है। मतलब वो सब कुछ बदलने में या सब कुछ परिवर्तित नहीं कर सकता है। मानव जो है वो प्रकृति पे क्या करता है? निर्भर करता है। ये नियत है, ये नियत से चल रहा है। जो नियत कहते हैं ना कि ये परम नियत से चल रहा है, ये नियति है, ऐसा भगवान को मंजूर है, ऐसा जो कहते हैं वही नियतिवादी है। अर्थात मानव असक्षम है परिवर्तन करने में। ये पूर्णता किस पे है? डिपेंड करता है, प्रकृति पे निर्भर करता है पूर्णता। तो ये है नियतवादी। और इसके प्रतिपादक कौन है? हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है। तो प्रतिपादक कौन है? हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। अब आया इन दोनों को, जो दो अवधारणाएं थे उनका बीच का अवधारणा आया नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा क्या बोलता है? देखो, नवनियतवादी ये बोलता है कि जो संभववादी में बोला है कि मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मानव या मनुष्य कुछ भी संभव है परिवर्तन करने में। और नियतवादी कहता है कि मानव प्रकृति के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। तो इन दोनों के बीच का स्टेज निकाला कि देखो भैया, प्रकृति पे निर्भर तो कर रहे हैं, परिवर्तन भी कर रहे हो, लेकिन रुको और जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल या सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करता है
ये बोलता है कि रुको और जाओ की नीति अपनाना चाहिए। प्रकृति का उतना दोहन नहीं करना चाहिए कि परिवर्तन हो जाए, मनुष्य कुछ भी परिवर्तन कर दे। तो प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट भी होना चाहिए और परिवर्तित भी करना चाहिए, लेकिन ये दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो रुको और जाओ क्या है? नव नियतिवादी अवधारणा। इसके प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ, टेलर थे, OH स्पेट थे। तो ये अविवेक दोहन को विरोधी है। कौन? नवनियतवादी अवधारणा। तो नवनियतवादी अवधारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा से, तो ये आप ऐसे में भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, अभी हम लोग पर्यावरण देखे, अब आते हैं हम लोग इकोलॉजी को देखने। तो इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है, ये शब्द सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कौन किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और वो पुस्तक कौन सा था? जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी पुस्तक में ये प्रयोग किया था? जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैकेल के अनुसार पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या है? वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो जो वातावरण होता है, वातावरण और जीव समुदाय का जो पारस्परिक संबंध होता है, उसी संबंध को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी बोलते हैं। उसी संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी के दो शाखाएं हैं। एक शाखा है जिसको बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी, और दूसरा को बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। जो स्व पारिस्थितिकी होता है वो एकाकी प्रजाति, जो एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कोई एक प्रजाति है, उसके एक प्रजाति का पारिस्थितिकी का संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? स्व पारिस्थितिकी में। समुदाय पारिस्थितिकी में समस्त पादप हो या जीव समुदाय हो, उसका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि समस्त पादप हो या जंतु हो, ये एक समुदाय के रूप में हो, उसका अध्ययन सामुदायिक पारिस्थितिकी में किया जाता है। ठीक है, डीप इकोलॉजी, ये पूछा जाता है कि डीप इकोलॉजी का शब्द किसने प्रयोग किया था? तो अर्नेस्ट नेस ने किया था। याद रखो, अर्नेस्ट नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। ये प्रकृति केंद्रित विचारधारा है, ये प्रकृति के ऊपर केंद्रित विचारधारा है। इसके अनुसार मानव तथा जीव समान है। जो मानव है और जीव है वो दोनों समान है गहन पारिस्थितिकी में, डीप इकोलॉजी में। ठीक है, किसने टर्म दिया था? ये अर्नेस्ट नेस ने दिया था। यह मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन पे बल देता है। तो जितना पारिस्थितिकी इकोलॉजी अच्छा होगा, संतुलित होगा, उसका उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इकोलॉजी क्या होगा? संतुलित होगा, उस क्षेत्र में मानव संतुलित रूप से विकास करेगा। और इसी का जो अध्ययन किया जाता है वो गहन पारिस्थितिकी में किया जाता है, डीप इकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एक आता है सरफेस इकोलॉजी। सरफेस इकोलॉजी का प्रतिपादक कौन था? ग्रीनेल्स थे। जो सरफेस इकोलॉजी है या सतही पारिस्थितिकी है, उसके प्रतिपादक कौन? ग्रीनेल्स। यह मानव केंद्रित विचारधारा है, जबकि डीप इकोलॉजी प्रकृति केंद्रित था, और सतही पारिस्थितिकी किसके ऊपर केंद्रित है? मानव केंद्रित है। ये मनुष्यों के हितों की रक्षा की बात करता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पे बल देता है। तो जितना प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोटेक्शन होगा और प्रदूषण पे नियंत्रण होगा, वैसे ही मानव का संतुलित विकास होगा। ठीक है, तो ये सतही पारिस्थितिकी में क्या मानव केंद्रित विचारधारा है, और इसमें जो भी मनुष्य के हित है उनकी रक्षा की बात करता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या कोई भी पॉल्यूशन है उस पे नियंत्रण, इसकी बात करता है सतही पारिस्थितिकी में। सतह पे जो भी होता है, अर्थ की सतह पे जो भी होता है उसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। नीच से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इकोलॉजिकल नीच होता क्या है? इसको समझ लेते हैं। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है या पारिस्थितिकी कर्मता का किसे बोलते हैं? देखो, कोई भी प्रजाति, मान लो कि ये एक घेरा है, इसमें कोई प्रजाति रह रहा है या कोई एक जानवर रह रहा है, कोई भी जानवर ये रह रहा है, ये जानवर रह रहा है, और जिस एरिया में रह रहा है एक प्रजाति के जानवर, उसको हम नीच बोलते हैं। और हैबिटेट क्या होता है, दोनों में अंतर समझना। नीच में एक ही प्रजाति के जानवर रहते हैं या जीव रहते हैं, एक जाति का, और उसका इंटरेक्शन देखा जाता है। नीच में वो इंटरेक्ट करते हैं, जबकि आवास या हैबिटेट में बहुत सारे प्रजातियों का निवास होता है। मतलब बहुत सारे नीच मिलके हैबिटेट बनाते हैं, और एक नीच एक प्रजाति के लिए होता है। हमेशा ध्यान रखना, एक नीच एक प्रजाति के लिए होता है, जबकि हैबिटेट क्या है कि बहुत सारे प्रजाति रह सकते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो, पारिस्थितिकी कर्मता का मतलब वह स्थान जिसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हो, वो पारिस्थितिकी
कर्मता या नीच कहलाता है। ये हमने बताया ना कि ये घेरा है, उसमें कोई भी प्रजाति, विशिष्ट प्रजाति रह रहा है, और इसमें जो भी पर्यावरणीय दशाएं हो रही हैं और सुलभ हो रही हैं, उसी को हम नीच बोलते हैं। इसके ये टर्म कौन दिया था? तो जे ग्रिनेल्स ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, नीच का टर्म किसने दिया था? जे ग्रिनेल्स ने दिया था। ठीक है। जो निकेत होता है, निकेत बोलते हैं किसी परितंत्र में निकेत वह सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवास करती है। तो निकेत या नीच वो होता है जो एक ही प्रकार के जाति या उपजाति क्या करते हैं? प्रजाति। यहाँ पे प्रजाति बोलना ज्यादा अच्छा है, प्रजाति निवास करती है। ठीक है। दो प्रजातियां एक नीच में एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है। दो प्रजातियां, हमने बोला ना कि एक नीच में एक प्रजाति के लिए होता है, तो दो प्रजातियां कभी भी एक साथ एक नीच में नहीं रह सकती। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एक नीच में जो एक प्रजाति रह रही है, कोई प्रजाति एक्स है और दूसरे नीच में कोई वाई रह रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो किसी निकेत में रहने वाली जाति या प्रजाति एक दूसरे निकेत में रहने वाली जाति का क्या क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट रखना याद कि कोई भी नीच में दो प्रजाति एक साथ नहीं रह सकती, एक प्रजाति एक नीच। दूसरी बात बताया कि कोई भी निकेत में एक कोई प्रजाति रह रहा है, दूसरी नीच में कोई अलग टाइप का प्रजाति रह रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि इकोलॉजी फैक्टर कौन कौन से हैं? इकोलॉजी फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, तो जलवायु कारक होते हैं, जलवायु कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक और जैविक कारक। अच्छा, हम इससे पहले ट्रायंगल बना के बताए थे, तो आप लोग को बड़ा अजीब सा लगा था। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, और बीच में ये कम्युनिटी हमने बताया कि बायोस्फीयर या जैव समुदाय रहता है। ठीक है ना। कोई भी इसमें एनिमल, प्लांट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है। ये हमने बताया था। अब देखो यहां से सारी चीजें आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जलवायु, एक तो लिथोस्फीयर का स्थलाकृति प्रभावित करेगा कि नहीं, और स्थलाकृति में लिथोस्फीयर में मृदा भी आता है, पहाड़ भी आता है, और कोई भी स्थलाकृत कारक आ जाता है यहाँ पे। हाइड्रोस्फीयर में जल आता है, तो जल भी प्रभावित कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बायो, जैविक समुदाय है, तो ये भी प्रभावित करेगा, और एटमॉस्फेयर है तो वो भी प्रभावित करेगा। तो जलवायु कारक एटमॉस्फेयर में बनता है तो वो भी प्रभावित करेगा। ये सारी चीजें प्रभावित करेंगे। तो इकोलॉजी को भी प्रभावित करने वाले यही कारक है। अब जरा सा देखते हैं कि कौन जलवायु कारक हैं जो प्रभावित करते हैं इकोलॉजी को। तो जलवायु कारक में पहला हम देख रहे हैं कि प्रकाश। जो प्रकाश होता है वो प्रकाश ही है या सौर ऊर्जा ही है जो पूरे जीवन को, पृथ्वी पर जितने जीवन पाए जाते हैं उसको संचालित भी करता है, और समस्त ऊर्जा जो होता है ये प्रकाश के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा होता है, चाहे प्लांट में आता है चाहे एनिमल में आता है, वो सारे संचालित किससे होते हैं? प्रकाश से होते हैं। ठीक है। तो समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। दूसरा है जलवायु कारक का प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश, फोटोसिंथेसिस होता है, और हरे पौधे क्या करते हैं? इसे भोजन निर्माण करते हैं। तो भोजन निर्माण करेंगे तो प्लांट प्रोड्यूसर के रूप में हो जाएगा, उत्पादन के रूप में, और एक जो इसको भोजन को ग्रहण करेगा उसको कंज्यूमर के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो, नीला, ब्लू कलर और रेड कलर, दो रंगों के प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में होता है। अच्छा, यहीं पे जान लो कि अगर कोई चीज हमें दिख रहा है, जैसे ये लीफ है, ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लाइट आ रहा है और यही लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें दिखाई देता है। तो ग्रीन को जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसी कारण हमको क्या करता है कि हमें अपनी आंखों से क्या ये लीफ क्या ग्रीन दिखता है। तो ग्रीन को जो लीफ है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन संश्लेषण की क्रिया ब्लू और लाल दो रंगों में होता है। अब ट्रांसपेरेशन की बात करें या वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो ये भी पौधों के जो रंध्र होते हैं, खुलना और बंद होना। ठीक है। ये प्रकाश के परिमाण में मतलब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पे निर्भर करता है। तो होता क्या है, आसान भाषा में समझिए कि ये लीफ है, इसके ऊपर हमारा रंध्र होल होता है, इसके नीचे भी, पत्ती के नीचे भी रंध्र होल होता है। तो प्रभावित क्या करता है कि जितना प्रकाश, लाइट का इंटेंसिटी इसके ऊपर गिरेगा, जितना इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड से गिरेगा उतने ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपेरेशन होगा। ठीक है। अब ये वायु वेग अगर चलेगा तो मैकेनिकल, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो इस तरह का रंध्र होल होता है। समझो, अगर ये रंध्र होल तेज हवा चल रहा है तो इसे दाब के इसको ऐसे बना देता है, तो ये रंध्र होल का छिद्र क्या हो जाता है? कम, तो वो ट्रांसपेरेशन कम हो जाता है। तो जो ट्रांसपेरेशन है वो लाइट पे भी डिपेंड करता है और मैकेनिकल पे भी डिपेंड करता है, जैसे तेज हवा चलना। ठीक है। और जो
पोटेशियम होता है, यही रंध्र होल को बंद होना या खुलना, ये गवर्न किससे होता है? पोटेशियम के एक्सचेंज के कारण, पोटेशियम आयन के कारण होता है। तो वाष्प जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन में पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है प्लांटों के लिए। क्यों? क्योंकि रंध्रों का खुलना और बंद होना पोटेशियम से गवर्न होता है। ठीक, गार्ड सेल में एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो तना होता है वो लाइट की तरफ वृद्धि करता है, जहां लाइट होगा वो वृद्धि करेगा, और जो जड़ होता है, रूट होता है, वो अंधेरे की तरफ वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये गति जान लेना। बीजांकुरण को आप पढ़ते हैं, बीजांकुरण में क्या है कि ये भी प्रकाश से प्रभावित होता है, तो प्रकाश से बीजों का अंकुरण भी प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा देखा गया है कि लाल प्रकाश में बीजांकुरण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक होता है प्रकाश प्रिय पौधे, जैसे सूर्यमुखी, चीड़, सागौन, ये सब क्या है? हेलियोफाइट है। ठीक है, मतलब सूर्य से प्रिय है, मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्रिय होता है इन पौधों के लिए। कौन कौन? सूर्यमुखी, चीड़ और सागौन, ये याद रखना। जो प्रकाश उदासीन पौधे हैं वो कौन से हैं? जिस पे प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो है कपास, टमाटर, मिर्च और सूर्यमुखी भी है। तो ये प्रकाश उदासीन भी पौधे हैं। उदासीन भी पौधा है कौन सा? सूर्यमुखी। अब छाया प्रिय कौन सा है? तो छाया प्रिय पौधे में देखें तो हमारा क्या है? टेक्सस है, एबीज है और पाइसिया है। टेक्सस, एबीज और पाइसिया क्या है? छाया प्रिय है। इनको लाइट पसंद नहीं है, छाया पसंद है। जहां छाया होगा ये पौधे मिलेंगे ज्यादा। तापमान में क्या है कि तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता जब 25 से 35 डिग्री होता है तो एंजाइम अच्छा क्रिया करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसके बाद बढ़ता है, क्वोशिएंट रेशियो जानते हो या फैक्टर जानते होगे कि हर 30 के बाद अगर जाते हैं तो ये एंजाइम क्या हो जाता है? डिनेचर्ड हो जाता है। तो 35 के बाद एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। और 25 से 35 तक जाते हैं तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान, जो भी तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने पे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एंजाइम है उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। श्वसन क्रिया की भी क्या हो जाएगा? जो ट्रांसपायरेशन है, रिस्पायरेशन है, वो भी बढ़ जाएगा। जो ट्रांसपायरेशन है वो भी बढ़ जाएगा और रिस्पायरेशन दोनों बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे देखो क्या क्या बोला, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, रिस्पायरेशन भी बढ़ जाएगा और ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर। ठीक, अब एक टर्म आता है कि बासंतीकरण या बर्नलाइजेशन किसको कहते हैं? तो जो कम तापमान या शीत दशा में कुछ समय तक रखने पर बीजों के अंकुरित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बासंतीकरण कहते हैं। कहने का मतलब जो शीत दशा हो या टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो ऐसी दशा में जो बीजों का अंकुरण होता है, उस बीज को, इसी अंकुरित बीज की प्रक्रिया को प्रोसेस को बर्नलाइजेशन कहते हैं या बासंतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि जल और वर्षा, ये भी इकोलॉजी को प्रभावित करता है। तो जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, ये तो मालूम है। ठीक है, CO2 प्लस H2O ग्लूकोज का बनाता है। ठीक है, औसत जल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? समुद्भीत बोलते हैं, और कम जल में उगने वाले को मरुद्भीत बोलते हैं। अरे जीरोफाइट, हेलोफाइट, ये सब पढ़े हो कि नहीं? तो जान लो जीरोफाइट क्या होता है। जहां पे डिजर्ट होता है वहां पे हेलोफाइट, जहां नमकीन जगह होता है वहां पे उगते हैं। हाइड्रोफाइट, जहां पानी में उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। इस तरह के टर्म है। एक बार में हम ये अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक साथ हम बता देंगे टर्म। जैसे ब्रायोफाइटा समूह के पौधे हों, उनकी जीवन क्रिया जल पे ही निर्भर करता है। जो भी ब्रायोफाइटा होता है उनकी जीवन की क्रिया किस पे निर्भर करता है? जल पे निर्भर करता है। नेक्स्ट एक तथ्य है कि अगर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप बढ़ने पे, अगर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप बढ़ता है तो वायु में वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप बढ़ने पे। आर्द्रता प्रिय पौधे कौन होते हैं? जो ह्यूमिडिटी को पसंद करते हैं वो होते हैं लाइकेन होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं और टेरिडोफाइटा है। ये तीनों होते हैं, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से हैं? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वहीं पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस जमीन पे नाइट्रोजन की कमी होती है मृदा में, वहां पे उगते हैं। और ये इंसेक्ट को खा के बहुत से प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायोनिया। तो कौन कौन है? यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस और डायोनिया। ठीक है, अब सिम्बायोसिस के बारे में जानते हैं। तो सिम्बायोसिस होता क्या है? दो पौधों या जीवधारियों का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कोई भी
ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे उससे बड़ा भी हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जीव हो, वो दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लाइकेन जो होता है, ये शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन है, दोनों सिम्बायोसिस रूप से रहते हैं। शैवाल कवक को फायदा पहुंचाता है और कवक शैवाल को फायदा पहुंचाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इपीफाइट। इपीफाइट या आदि पादप क्या होते हैं? तो दो भीन पौधों का संबंध जब भोजन के लिए ना होकर आवास के लिए होता है। भोजन के लिए इपीफाइट भोजन के लिए संबंध नहीं रखते हैं, सिर्फ सपोर्ट या आवास के लिए रहते हैं, तो वो इपीफाइट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आर्किड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इपीफाइट का। तो इपीफाइट में ये ध्यान रखना, भोजन के लिए इनका संबंध नहीं होता है, आवास के लिए होता है। ठीक है। आदि पादप एक दूसरे पर केवल यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं या परजीवी पौधे क्या होते हैं? जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे प्लांट अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो पैरासाइट प्लांट के रूप में काम करते हैं। वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वो अपना भोजन ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं या अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो पैरासाइट प्लांट कहलाते हैं। अब देखो, पैरासाइट प्लांट के रूप में अगर कहें टोटल रूट पैरासाइट कौन है, तो ओराबैंकी एक प्लांट है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। और पार्शियल रूट पैरासाइट या आंशिक मूल परजीवी कौन सा होता है? पार्शियल होता है रूट पैरासाइट होता है चंदन। तो चंदन क्या होता है? रूट पैरासाइट होता है या मूल परजीवी होता है। तो जो रूट होते हैं, दो तरीके के पैरासाइट रूट पे होते हैं, एक तो टोटल होता है, एक पार्शियल होता है। तो टोटल में या पूर्ण रूट पैरासाइट में ओराबैंकी है और पार्शियल में कौन है? चंदन है। तो याद रखना, चंदन क्या है? रूट पैरासाइट है, स्टीम पैरासाइट नहीं है, तना पैरासाइट नहीं है। तो वैसे ही स्टीम में अगर देखें तो टोटल स्टीम पैरासाइट होता है अमरबेल, और पार्शियल में कौन सा होता है? एग्जांपल लॉरेंथस। पार्शियल स्टीम पैरासाइट कौन होता है? लॉरेंथस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे, वहां से पढ़ लेंगे आप लोग। एक टर्म आता है वहन क्षमता। पूछा जाता है वहन क्षमता क्या होता है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की अधिकतम संख्या, कोई भी जीवधारी प्रजाति हो, उसकी अधिकतम संख्या जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं, उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं, वही होता है वहन क्षमता। नहीं समझे? देखो, होता क्या है कि मान लो कि ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पे कोई प्रजाति रहती है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इकोसिस्टम है या परितंत्र है, इकोसिस्टम में रिसोर्सेज है और जो भी पोषण है, न्यूट्रिएंट है, वो इकोसिस्टम में रहता है। तो ये जो प्रजाति रह रहा है, उस प्रजाति को पोषण प्रदान कर दे, वो मैक्सिमम अधिकतम क्षमता जो इकोसिस्टम क्या कर दे, इस प्रजाति को पोषण प्रदान कर दे, पोषण दे दे, वही वहन क्षमता होता है। तो अधिकतम संख्या, जितने से ज्यादा, मान लो कि 10 लोग को ही इकोसिस्टम दे सकता है, तो 10 इसका वहन क्षमता हो गया। मान लो ये 20 प्रजाति को पोषण प्राप्त कर सकता है, तो 20 हो गया वहन क्षमता। ठीक है। एक टर्म आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप। इसको क्या बोलते हैं? ये यह पृथ्वी के जो पारिस्थितिक तंत्र पे मानवीय मांग का मापन होता है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके ऊपर मानवीय मांग जितना होगा उसको नापा जाता है, किससे? पारिस्थितिकी पदछाप से। तो समझ में आया कि कोई भी मानवीय मांग का पारिस्थितिकी तंत्र पे जो मापन किया जाता है, वो होता है पारिस्थितिकी फुट प्रिंट या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको नापा कैसे जाता है? तो भूमंडलीय हेक्टर में नापा जाता है। इसमें नापा जाता है, भूमंडलीय हेक्टर में नापा जाता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि मितोपजीविता किसको बोलते हैं? मितोपजीविता किसे बोलते हैं? तो पौधों का सड़े गले पदार्थों पे उगना और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना ही मितोपजीविता बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, ईस्ट है, म्यूकर है, राइजोपस है, पेंसिलियम है, कुकुरमुत्ता है, ये सब मितोपजीविता होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं जो सड़े गले पे उगते हैं, उन्हीं से अपना भोजन है। तो ये एग्जाम्पल है इसके, ये याद रखना, ध्यान रखना। माइकोराइजा एक फंगस होता है, ये किसी भी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कर सकता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहता है। माइकोराइजा ये क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में प्लांट का क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, खास करके फास्फोरस जैसे तत्व। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पे या इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो एजी ट्रांसलेट दिया था। है क्या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम? क्या होता है? ये पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
तो जीवमंडल या बायोस्फीयर में जितने समूह, जितने जीव इसमें सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे को क्रिया करते हैं, जो संगठक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है या प्रकृति की क्रियात्मक फंक्शनल इकाई होता है, क्रियात्मक इकाई है। इसमें क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाला जटिल क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच में होने वाली जटिल क्रियाओं को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहें कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जो जीवधारी होते हैं वो आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ठीक, अब इनकी विशेषता क्या होती है? तो जो इकोसिस्टम होता है वो एक खुला तंत्र होता है। कैसा होता है? खुला तंत्र होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट पदार्थों का सतत रूप से होता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो इकोसिस्टम कैसा है? एक खुला तंत्र है। दूसरा है, इकोसिस्टम में जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? सूर्य ताप होता है। तो सूर्य ताप ये उत्पादकता को बढ़ाता है या घटाता है। जहां पे सूर्य ताप ज्यादा होगा वहां पे उत्पादकता ज्यादा होगा, जहां पे कम होगा, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा उत्पादकता क्या होता है? कम हो जाता है। उत्पादकता कम होने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा सूर्य ताप भी ऊपर से, जब इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वो भी कम हो रहा है। ठीक है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम, उसका प्रमुख चालक बल कौन सा होता है? तो सौर ऊर्जा होता है। इसका प्रमुख चालक बल कौन सा होता है? सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इकोक्लाइन को समझना है और इकोटोन को, दोनों में डिफरेंस है। क्या है? अब देखो, इकोक्लाइन क्या होता है कि ये दो परितंत्र हैं। इन दोनों परितंत्र में जो बीच का एरिया है, जो जहां पे दोनों मिलते हैं, मान लो ये है, और ये दोनों इकोसिस्टम है, दो भिन्न भिन्न परितंत्र हैं। जैसे मान लो कि ये ग्रासलैंड है और ये फॉरेस्ट है, तो कोई ऐसा एरिया आ जाएगा जहां पे ग्रास भी होगा और फॉरेस्ट भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं इकोक्लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इकोक्लाइन। लेकिन यही चीज अगर समुदाय के बीच में देख ले, दो कम्युनिटी है, मान लो एक कम्युनिटी ए है, एक कम्युनिटी बी है, ये जो एरिया होगा यहाँ पे दोनों ए प्लस बी कम्युनिटी होगा, दोनों होगा, पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं इकोटोन। तो दो भिन्न समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या बोलते हैं? कम्युनिटी के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। और इकोक्लाइन में दो भिन्न इकोसिस्टम के मध्य जो संक्रमण होता है, क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं इकोक्लाइन। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। एक फैक्ट पूछ लिया जाता है कि जैव मंडल पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है। तो जैव मंडल जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर को पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। ठीक है, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर विशालतम पूछे तो समुद्र को मारना। ठीक है, प्रश्न में सबसे बृहद पूछने पे जैव मंडल विकल्प ना हो तो समुद्र को मारना आंसर में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या कंपोनेंट को देखें तो दो घटक होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा बायोटिक या जैविक घटक होता है। ये अजैविक घटक में कौन होंगे? इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ होंगे, दूसरा ऑर्गेनिक पदार्थ होंगे और तीसरा फिजिकल मटेरियल होगा। तो कौन से एबायोटिक में होंगे? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। जबकि बायोटिक में कौन से होंगे? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और तीसरा अपघटक होगा। तो जैविक में ये तीन होते हैं घटक। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है? प्रोड्यूसर या उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है और अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, तो वो भोजन बनाते हैं। जैसे हरे पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वो उत्पादक के रूप में होगा। ठीक है, ये संपूर्ण परितंत्र के लिए भोजन का उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करते हैं। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए भोजन का उत्पादन भी करते हैं और ऊर्जा का संचयन करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस के कारण जो सनलाइट लेता है उससे फूड बनाता है और ये फूड बाकी कंज्यूमर लेता है, तो ऊर्जा का भी फूड के फॉर्म में क्या करता है? संचयन करता है। अब नेक्स्ट देखें, जो प्रोड्यूसर होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो कौन कौन से इकोसिस्टम में कौन होते हैं? तो देखें, अगर इसमें एग्जांपल में, तो जो जलीय परितंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक। वहीं फॉरेस्ट या वन इकोसिस्टम में हमारा वृक्ष, झाड़ियां, साकी और पौधे होते हैं, ये सारे। घास स्थल में घास होता है और जंगली जो भी साकीय पौधे होते हैं वो होते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब उपभोक्ता कौन होते हैं?
उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं या उपभोक्ता होते हैं। अब इसमें देखें तो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता को डिवाइड किया गया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाक या हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्लांट को जो सीधे खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और ये प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, ये हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें द्वितीय उत्पादक भी बोला जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर अगर पूछ लिया जाएगा तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को ही द्वितीयक द्वितीयक उत्पादक बोल रहे हैं या सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। एग्जांपल है गाय, बकरी, हिरन, टीडा, चूहा, ये सारे हैं प्राइमरी कंज्यूमर के या सेकेंडरी प्रोड्यूसर के एग्जांपल। अब आते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं। सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर तो जान लिए, अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं या द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस, हर्बीवोरस को प्राइमरी बोला और कार्निवोरस को हम क्या बोल रहे हैं, या मांसाहारी को बोल रहे हैं द्वितीय उपभोक्ता। वो होते हैं जो प्राइमरी जानवरों को, जो प्राइमरी उपभोक्ता है उनको मार के और उनसे अपना भोजन लेते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं उन्हीं को खाते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, टर्सरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, या तृतीयक उत्पादक भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं कभी, तो एक बार कंसेप्ट बैठा लेना तो, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, यहाँ पे प्लांट आ गया तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, हर्बीवोरस आ गया तो सेकेंडरी बोलेंगे, और जो कार्निवोरस होता है उसको टर्सरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ये सीरीज चला आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर में यहां से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि प्लांट के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर ये, और टर्सरी टॉप मोस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता में आता है तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष, जो टॉप मोस्ट कार्निवोरस होते हैं, वो जो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता को भी मार के खा जाते हैं और प्राइमरी को भी मार के खा जाते हैं। जैसे एग्जांपल है लायन है, ठीक है, ये हो गया, बाज है वो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, टर्सरी उपभोक्ता है। या उच्च मांसाहारी, जो जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों के मार के खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, ठीक। अब आते हैं प्रीडेटर के बारे में जानते हैं। प्रीडेटर क्या है कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी के प्रीडेटर, इनको प्रीडेटर बोला जाता है। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं और उच्च मांसाहारी से के उपभोक्ता, इनसे, इनको क्या बोला जाता है, प्रीडेटर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को मार कर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रीडेटर वो हो गए। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस वो होता है जो हर्बीवोरस के साथ कार्निवोरस दोनों, जैसे ह्यूमन है, हम गेहूं भी खाते हैं तो हम मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस का मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों साथ साथ खाता हो उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। और सर्वोच्च पोषण स्तर पे, ट्रॉफिक लेवल पे इसको सर्वोच्च स्थान मिला है, ठीक है। इसको ओमनीवोरस को रखा गया है। जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो, पहली बात तो ये अभी कंसेप्ट बताएंगे। सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन का इफेक्ट ओमनीवोरस को बोलता है। ओमनी के बाद हमारा टर्सरी आएगा, टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी प्रोड्यूसर आ जाएगा या कंज्यूमर आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है, और प्राइमरी, ऐसे इधर से जाएंगे, ओमनी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर इधर से जाएंगे तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा, ये जैव आवर्धन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो भी ट्रॉफिक लेवल पे टॉप पे होगा, जो भी टॉप पे होगा, टॉप पे बैठा होगा, उसमें बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। डिकम्पोजर के बारे में बताया कि ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये सड़े गले को डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई है, ये सब आ जाते हैं। जैसे उत्पादक, जो भी प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, उनकी मृत्यु के बाद उनको क्या कर देते हैं, अपघटन करते हैं, और उनको अपघटित करके साधारण पदार्थ में अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है।
इन्हें प्रकृति का मेहतर बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ नेचर बोलते हैं। तो प्रकृति का मेहतर किसको बोला जाता है? डिकम्पोजर को बोला जाता है। ठीक है, डिकम्पोजर के बारे में एक बात और पूछा जाता है कि जो ए बायोटिक एंड बायोटिक में कौन बीच में मध्य में संबंध स्थापित करता है, तो वो डिकम्पोजर ही होता है जो इनके बीच में संबंध स्थापित करता है। किसके बीच में? आजीवी और जीवी घटक के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कौन होता है? डिकम्पोजर होता है। और ये कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई मुख्यतः। अब फूड चेन के बारे में बात करते हैं। फूड चेन होता क्या है कि ये सिंपल एक चेन के फॉर्म में होता है। एक्स वाई जेड एक चेन के फॉर्म में चलता है, मतलब एक श्रृंखला में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर या जंतु एक साथ जुड़े नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई अदर ब्रांच नहीं बनाते हैं। तो एक सिंगल लिनियर लाइन में सीरीज में जो चलता है उसको फूड चेन करते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पे मान लो ए है, बी है, सी है, ऐसे चल रहे हैं चेन में, तो जैसे जैसे जाएंगे तो 3% लिंडमैन लॉ के अनुसार 3% लिंडमैन लॉ के अनुसार इनके एनर्जी लेवल घटती जाएगी। ठीक है, जैसे अगर घास भूमि बायोम देखें, ग्रीन मतलब ग्रास में देखें, तो घास को कौन खाता है? टीडा को कौन खाता है? चूहा को कौन खाता है? सांप, और सांप को कौन खाता है? बाज। तो ये हमारा क्या हो गया? फूड चेन हो गया। अगर वहीं तालाब में देखें तो तालाब में हमारा कौन है? जैसे शैवाल को कौन खाता है? जलीय पिस्सू खाते हैं, या शैवाल को जो जैंते खाते हैं, और इनको जलीय पिस्सू को कौन खाता है? छोटी मछली खाती है। छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली को कौन खाता है? बगुला या सारस खाता है। वैसे ही समुद्री अगर बायोम में देखें, ओशन में, तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन खाते हैं। जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? सील मछली, और सील मछली को कौन खाता है? शार्क खाता है। तो देखो एक सीरीज में चल रहे हैं, वो ये सीरीज, इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। तो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा कि पहले पे जब सीरीज पूछा जाए तो पहले पे हम कोई प्रोड्यूसर को रखेंगे। ठीक है, अगर मान लो प्रोड्यूसर हटा दिया तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता रखेंगे, प्राइमरी श्रेणी का कंज्यूमर रखेंगे, देन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता रखेंगे। ठीक है, तृतीय श्रेणी का क्या करेंगे? उपभोक्ता रखेंगे, और उसके बाद उच्च मांसाहारी को रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी इसमें हो सकता है द्वितीयक से स्टार्ट करें, तो द्वितीयक से ही स्टार्ट कर लेना। लेकिन अगर प्रोड्यूसर है तो पहले प्रोड्यूसर को या उत्पादक को रखेंगे, देन प्राइमरी जाएंगे, देन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद टर्सरी कंज्यूमर जाएंगे, और उसके बाद टॉप कंज्यूमर जो होता है, टॉप मोस्ट कंज्यूमर होता है, उसको रखेंगे। डेट्रिटस क्या होता है? डेट्रिटस मृत जीव का खाद्य श्रृंखला होता है। ठीक है, अब देखो संख्या में देखें तो सबसे ज्यादा संख्या होता है किसका? प्रोड्यूसर का, देन कंज्यूमर का। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है? अपघटक का। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का होता है, मतलब उत्पादक का, देन उपभोक्ता का, देन अपघटक का। ठीक।